चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। देखो अगर आज वाली आपने पूरी क्लास लगा ली लास्ट तक तो कसम आपको रेशियो एनालिसिस का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा और एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। देखो सर, सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो, अब सबसे पहले मीनिंग समझ लो, वैसे ही वाली क्लास पूरी की पूरी प्रैक्टिकल रहने वाली है। मीनिंग क्या है सर इसका? चलो सर, इसका मीनिंग है अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या बोला? अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है सर, लेकिन किसका? अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन किसका? ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप का अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन रिलेशनशिप हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। इन्होंने बोला बिटवीन बिटवीन इंटरडिपेंडेंट आइटम। चलो सर, याद हो गया। मतलब ये मान लिया मैंने इस आइटम का इस आइटम के साथ अगर रेशियो निकाला है तो ये वाला आइटम इस वाले आइटम से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर ये करंट एसेट है तो ये करंट लायबिलिटी होना चाहिए। ठीक बात है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये तो एसेट है, ये एसेट है और इसका रिलेशनशिप मैं किसके साथ कर रहा हूं? इसका रिलेशनशिप, अब एसेट है तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी आइटम है वो ऐसे होना चाहिए ना। अब मैं इसका रिलेशनशिप किससे करने लग रहा हूँ? सर इसका रिलेशनशिप करने लगा हूँ मैं चेयर के साथ। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी का किसी इंडिविजुअल के साथ करोगे। टर्म्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, जैसे लड़का का लड़के के साथ, लड़की का लड़की के साथ, वैसे ही बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस के आइटम का उन्हीं के साथ। चलो सर, समझ में आया? तो ये वाली डेफिनेशन एक बार जल्दी से रट लो। चलो नालायक बच्चों, अब देखो जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आप रेशियो को इन 4 चीजों में एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो प्योर फॉर्म में, या तो परसेंटेज फॉर्म में, या टाइम्स फॉर्म में, या फ्रैक्शन फॉर्म में। मैं मीन टाइम में आपको बताऊंगा कि किसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि प्योर फॉर्म कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक रेशियो कैलकुलेट करना है, इसका नाम है करंट रेशियो। अभी सिखाया नहीं, बस वैसे बता रहा हूं, अभी वैसे बता रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL। CA अपॉन CL, ठीक है, मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब जो आपका करंट एसेट है मान लेते हैं वो 2 लाख का है, ठीक, और आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो है 1 लाख रुपए की। अभी देखो ये किसी टेबल से कैंसिल होता है क्या? सर सारे जीरो से मैंने सारे जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक। अब क्या बचा? सर ये बचा 2/1। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 2:1। अब ये प्रेजेंटेशन का जो तरीका है ये कहलाता है प्योर फॉर्म। लेकिन अगर आंसर यही रहता, उसको मुझे परसेंटेज में करना होता, तो मैं यहाँ पे ऐसे करता कि 2:1 जब आ जाए तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा आंसर। तो ये 200 हो गया परसेंटेज। बोलो समझ में आया क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे जाके बताऊंगा कि आपको किसको कैलकुलेट करना है किस तरीके से। मतलब हर रेशो अपने आप को कहता है कि भैया मुझे ना प्योर फॉर्म में दिखाना या परसेंटेज फॉर्म में दिखाना, ठीक। चलो सर, अब इसको देखते हैं। सर अगर टाइम्स फॉर्म में यही होता तो हम कैसे दिखाते? 2/1। आपको हमेशा यहाँ पे हमेशा कोशिश करनी है, वैसे तो कोशिश यहाँ पे भी करनी है, और यहाँ पे कोशिश नहीं, मतलब आपको अश्योर्ड करना है कि नीचे हमेशा 1 ही आए, नीचे हमेशा 1 ही आए। मान लेते हैं अगर 1 नहीं आ रहा होता तो ये ऐसे आता ना 4/2, तो आपको इसको कैंसिल करना होता और आंसर आता फिर 2:1, 2/1, ठीक। अब ये टाइम्स कितना होता? सर नीचे अगर 1 है तो ऊपर वाला उसका उतना टाइम्स हो जाता है, तो ये हो गया 2 टाइम्स। अब इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब मान लेते हैं कि ऊपर है 3 और नीचे है 2। अब इसमें 1 कैसे आएगा? यहाँ पे 1 लाने के लिए आप 3 को डिवाइड करो ना 2 से। सर 2 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है? सर नहीं आता, लेकिन एक बार में 2 आता है। फिर क्या बचा? 1। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देते, तो यहाँ पे आ गया 5 बार में 10 टन। तो इसका आंसर कितना आएगा? इस वाले का आंसर आ जाएगा 1.5 टाइम्स। बोलो बात समझ में आई क्या? तो हमेशा ये करना है। तो ये हो गया टाइम्स फॉर्म। लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? सर ये बड़ा सिंपल है, कहता है जो आपका आंसर आया ना 2:1, यही फ्रैक्शन फॉर्म है। तो अब मुझे पक्का समझ में आ गया, प्योर फॉर्म में हमें ऐसे डॉट्स लगा के दिखाना है, परसेंटेज फॉर्म में मुझे ऐसे परसेंटेज का साइन लगा के दिखाना है, ठीक है। अच्छा, टाइम्स के फॉर्म में हमें क्या करना है? टाइम्स के फॉर्म में हमें इस तरीके से दिखाना है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शन में हमें इस तरीके से दिखाना है। बोलो समझ में आया? चलो सर जल्दी से नोट करो। देखो ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है, मैं जो करवा रहा हूँ आपको बस समझना है, ये बहुत जरूरी थ्योरी है क्योंकि एग्जाम में आता है। देखो अगला कि रेशियो एनालिसिस किसको कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे बस मेरी एक बात समझना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एक मिनट, देखो हम सबको पता है कि अगर मैं कोई इन्वेस्टर हूं या फिर कोई लेंडर हूं या फिर शेयर होल्डर ही हूं, हमको ना कंपनी की बैंक स्टेट क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये एनालिसिस करना होता है कि हमें कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो सर इसका मतलब सिंपल हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम हेल्प लेते हैं रेशो की, अकाउंटिंग रेशो की, तो वही रेशो क्या कहलाता है, रेशो एनालिसिस कहलाता है। बात सिंपल आई, हमें एनालिसिस करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए हमने हेल्प ली अकाउंटिंग रेशो की, जो हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है। तो उसी को बोला अकाउंट रेशो एनालिसिस। बोलो समझ में आया, इसको नोट कर लो, ये आपकी लास्ट थ्योरी थी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, यूजफुलनेस, वो हम लोग प्रैक्टिकल के बात करेंगे, इसको नोट कर लो। चलो चलो नालायक बच्चों, अभी आ गए हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल पे, जहां से आपका एक्चुअली में प्रैक्टिकल सेक्शन शुरू होता है। देखो समझना, जो आपका अकाउंटिंग रेशियो है वो क्लासीफाई होता है 4 चीजों में। क्लासीफाई करने का मतलब है कि आपको एग्जाम में जो रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वो या तो लिक्विडिटी रेशियो होगा, या वो सॉल्वेंसी रेशियो होगा, या वो एक्टिविटी रेशियो होगा, या वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा। मतलब ऐसे समझो, ऐसे कि आपको एग्जाम में कहेगा कि लिक्विडिटी रेशियो निकाल दो, लेकिन लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपको 2 रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसको डिटेल में अभी हम लोग करेंगे, ठीक, जिसको हम लोग अभी डिटेल में करेंगे कि यहाँ पे हमें 2 रेशियो कैलकुलेट करने हैं। अगला है सॉल्वेंसी रेशियो, इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे कि इसके अंदर या फिर इसका मतलब क्या होता है। सॉल्वेंसी के अंदर आपको निकालने हैं टोटल 5 तरीके के रेशियो, ठीक है। वो आपसे एग्जाम में हो सकता है पूरा सॉल्वेंसी पूछे, या उस 5 में से कोई 1, 2, 3 या कुछ भी पूछे। अच्छा, उसके बाद है एक्टिविटी रेशियो, इसके अंदर टोटल 6 रेशियो है। वो आपसे पूछेगा कि मुझे 6 रेशियोज कैलकुलेट करके दिखाओ, या उन 6 में से कोई 1 या 2, ठीक। वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 5 रेशियो है। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा आपके लिए सम कर दूं तो ये कितना होता है, 5 और 5 10, 16 और 2 18। तो टोटल आपको 18 रेशियो कैलकुलेट करने, आई मीन आपको ये 18 रेशियो याद भी होने चाहिए, और ये कैसे कैलकुलेट होता है आपको ये भी आना चाहिए। अगर मैं ये 18 रेशियो सीख लूंगा, अगर मैं ये 18 रेशियो सीख लूंगा, तो एग्जाम में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 मार्क्स मैं अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो आपको ये याद होना चाहिए, एटलीस्ट मैंने आपको पढ़ाने से पहले ये शुरू करवा दिया कि कितना हमें पढ़ना है, ठीक। चलो सर, अभी मैं शुरू करता हूँ बेटा लिक्विडिटी रेशियो, इसको नोट करो। चलो नालायक बच्चों, अभी देखना लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या खुल गया, चलो बंद कर दिया मैंने इसको, बंद हो गया। अभी देखना लिक्विडिटी रेशियो, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। सर इसका मीनिंग क्या है? सर इसका मीनिंग है, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। देखो क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है कि बैलेंस शीट की डेट से लेके नेक्स्ट 12 मंथ तक, नेक्स्ट 12 मंथ तक क्या आप सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट का मतलब कि कल को अगर ये लोग जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया हुआ है, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया हुआ है, ये रही आपकी कंपनी, ये रही आपकी कंपनी, इन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया हुआ है, मान लेते हैं इन्होंने पैसा दिया हुआ है, ठीक। और अपने को क्या करना है, अपने को इन लोगों से पैसा लेना है, अपने को इन लोगों से पैसा लेना। हमने इनको बोला भैया हमें इन लोगों से पैसा लेना है, ठीक। अब सॉल्वेंसी कैसे चेक होगी? सॉल्वेंसी कहती है कि अगर मुझे लेना 1 लाख रुपए है, मतलब कंपनी के पास आएगा 1 लाख रुपए और मुझे आगे देना है 20,000 रुपीज, तो ये लोग ना बड़े रिलैक्स रहेंगे, ये कहेंगे नहीं भाई आपकी कंपनी ना सॉल्वेंट है, अगर हम आपको परेशान करेंगे ना तो आप इन लोगों से पैसा लेके हमें दे दोगे, आपकी कंपनी अच्छी है, आप सॉल्वेंट आदमी हो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग डरेंगे कब? ये तब डरेंगे जब कहेंगे कि भैया हमें लेने दो तुमसे 2 लाख रुपए हैं, लेकिन आने वाले 1 लाख रुपए हैं, तो ये आपको परेशान करेगा, आपकी कंपनी को बार बार नोटिस भेजेगा, हर आदमी डरेगा भाई मेरा पैसा आ जाए, मेरा पैसा किसी तरीके से आ जाए, इसका आय ना आए, इसका आय ना आए, इसका आय ना आए, मेरा आ जाए यार। तो इसका मतलब लिक्विडिटी रेशियो चेक कराता है शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी, मतलब बैलेंस शीट डेट से लेके 12 मंथ तक के पीरियड के लिए। तो इस कंपनी को हम क्या बोले, अगर मान लिया ये एक कंपनी है और यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए हटा के 20,000 रुपए लिख दूं, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट कंपनी या इनसॉल्वेंट कंपनी? तो हम क्या बोलेंगे, ये सॉल्वेंट कंपनी है। बोलो समझ में आ गया? अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से रेशियो हमें कैलकुलेट करने हैं। देखना सर आपको समझ में आ गया, बस आपको इतना सा लिखना था, ये आपने लिख लिया होगा शायद, ठीक है।
कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक कराता है ये रेशो। आपके एग्जाम में अगर एनालिसिस पूछता है ना, एनालिसिस की भाई एनालिसिस करके दो, तो आप वहाँ पे लिख देना कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, ठीक है सर। अब इसके अंदर क्या रेशो कौन कौन से कैलकुलेट होते हैं सर? इसके अंदर ना आपको दो रेशो कैलकुलेट करने हैं बेटा। पहला रेशो जो आपको कैलकुलेट करना है उसका नाम है करंट, उसका नाम है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप मेरे को ये मत कहना कि आपको ये नहीं पता कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं। चलो कोई बात नहीं भी पता तो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बोलो रेशो याद हुआ? पहले रेशो याद कर लो सर। करंट रेशो का मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको ये भी पता है ना कि ये अच्छा कब माना जाएगा? जब आपके पास करंट एसेट ज्यादा हो, करंट लायबिलिटी कम हो। वो एनालिसिस में समझेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो, ठीक है। अगर ये नोट हुआ तो दूसरे फॉर्मूले का नाम है क्विक रेशो। क्या नाम है? क्विक रेशो। लेकिन इसका एक और नाम है क्विक रेशो का। क्या नाम है सर? इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड रेशो। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड रेशो। अभी गलती नहीं करना इस बात से कि सर लिक्विड तो इसका नाम है, नहीं, इसका नाम है लिक्विडिटी रेशो, जिसके अंदर आया लिक्विड रेशो, ठीक। अब यहाँ पे एक और नाम है इसका सर। एक और नाम क्या है सर? इसका नाम है एसिड टेस्ट रेशो। क्या बात है सर, तीन तीन नाम है इसके। हाँ जी सर। तो एग्जाम में वो किसी भी नाम से पूछ सकता है। क्विक रेशो, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। बोले बात समझ में आई क्या? इसको नोट करो, फिर मैं एनालिसिस कराता हूँ। जल्दी नोट करो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। दोनों फॉर्मूले नोट हो गए? चलो सर। और मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि लिक्विडिटी के अंदर दो ही फॉर्मूले हैं। पहला करंट रेशो हो गया और दूसरा क्विक रेशो हो गया, और दोनों आपको याद भी हो गए। लेकिन यहाँ पे ना बेटा एक निकलता है हेल्पिंग फॉर्मूला। हेल्पिंग फॉर्मूला। अब वो हेल्पिंग फॉर्मूला कौन सा है? मतलब इससे ना आपको क्वेश्चन करने में कई बार हेल्प मिलेगी। हेल्पिंग फॉर्मूले का नाम है वर्किंग कैपिटल। क्या नाम बोला? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है सर? उसका फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या बोला? करंट एसेट अपॉन माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब ये जो करंट रेशियो था ना, जिसने अपॉन में किया, वर्किंग कैपिटल कहता है कि आप करंट एसेट को माइनस कर दो करंट लायबिलिटी से। बोलो बात समझ में आया? चलो सर, इसको भी नोट कर लो। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लगाया स्टार। अभी मैं बताऊंगा करंट एसेट क्या होता है। यहाँ पे लगाता हूँ 2 स्टार, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि करंट लायबिलिटीज क्या होती है। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं 3 स्टार, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्विक एसेट क्या होता है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका, ठीक है। चलो इसको नोट करोगे तो फिर मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। नोट हो गया? चलो सर अगली स्लाइड में देखता हूँ। सर देखना, अगर मैं यहाँ पे करंट एसेट लिखूं तो मुझे बताना कौन कौन से करंट एसेट हैं। करंट एसेट देखना, मैंने यहाँ पे लिखा कैश। आप बोलोगे सर ये करंट एसेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 1000 का है। प्लस बैंक, आप बोलोगे सर ये भी करंट एसेट है, मैं बोलूँगा हाँ जी वेरी गुड। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर। आप बोलोगे सर ये भी करंट एसेट होता है, ठीक है बेटा। लो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 1000, ठीक। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वेंटरी। 1000, आप बोलोगे सर ये भी करंट एसेट है। और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ पे 5 चीजें लिखवाई। कैश, बैंक, डेटर, इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताओ हमारा करंट एसेट कितना आ गया? आप बोलोगे सर 5000 आ गया। डन। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि क्विक एसेट फिर किसको बोलेंगे, तो सर क्विक एसेट बोलने के लिए देखो मैं किस किस को बोलूंगा क्विक एसेट, वो देखना। मैंने यहां पे लिखा कैश, मैंने यहां पे लिखा बैंक, मैंने यहां पे लिखा डेटर। 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, और मैं बोल रहा हूं कि क्विक एसेट है 3000 का। आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है? आपको बस इतना सा याद रखना है कि इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को अगर निकाल दे आपके करंट एसेट की लिस्ट से तो बाकी सब माना जाता है क्विक एसेट। बोलो प्रैक्टिकली समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला देखो सर।
इसका फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट का। क्विक एसेट का फॉर्मूला हो गया, आप अपने करंट एसेट में से, आप अपने करंट एसेट में से दो चीजें माइनस कर दो। क्या क्या सर? एक माइनस कर दो अपना इन्वेंट्री, लेकिन याद रखना ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए, और दूसरा माइनस कर दो बेटा अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये दो चीजें माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। अभी देखो जैसे हमने अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था वहां पे मेरा करंट एसेट कितना आ रहा था? 5000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 5000, ठीक। अच्छा, इन्वेंट्री कितनी आई थी सर? 1000 की माइनस कर दो ना, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना आया था? 1000 का माइनस कर दो, तो आंसर कितना आता है सर? आंसर आता है 3000। जरा पीछे जाके देखे क्या क्विक एसेट इतना ही आ रहा था? अरे क्या बात है सर, क्विक एसेट हमारा 3000 ही आया था। तो इसको निकालने के दोनों ही तरीके, या तो आप वो चुन लो जो क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, या फिर करंट एसेट में से इन दोनों को लेस कर दो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। थैंक यू। अब बच्चे यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लो मेरे साथ, ठीक है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना। आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या? कैश दिया हुआ है, या कैश वैश छोड़ो ना यार, सिंपल कराता हूँ, सिंपल कराता हूँ। देखो आपको यहाँ पे करंट एसेट दिया हुआ है 5000 का, आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है 2000 रुपए की, आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है 1000 का, ठीक। बोलो बात समझ में आई? वो आपसे कहता है कि आप उनको करंट रेशियो निकाल के दिखा दो। तो भैया करंट रेशियो का फॉर्मूला मुझे पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितना आ गया सर? करंट एसेट आ रहा है 5000 का, और करंट लायबिलिटी आ रही है 2000 रुपए की, ठीक। डन। देखो सर ये कटता है क्या? हाँ सर, 3 0 से 3 0 कट गए। क्या 2 के टेबल में 5 आता है ना सर? कैसे सर? आप डिवाइड कर लेना ना यार, ऐसे बच्चे हो क्या? ऐसे कर लेना, 2 2 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 आ गया, आंसर आ गया 10। तो सर कितना आ गया? 2.5। अच्छा अब देखो लिखना कैसे इसको। यहाँ पे आया 2.5 अपॉन 1, लेकिन जो आपका करंट रेशियो होता है ना वो प्योर फॉर्म में निकलता है। और प्योर फॉर्म में हम कैसे दिखाते हैं सर? प्योर फॉर्म में हम ऐसे दिखाते हैं, 2.5:1। तो आपको ऐसे दिखाना होगा। बोलो बात समझ में आया? मैंने बोला ना 4 तरीके थे, प्योर फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, टाइम्स फॉर्म, ऐसे बताया था। तो ये उसमें आ गया करंट रेशियो। अच्छा अगर वो आपको बोले क्विक रेशियो निकालने के लिए, तो सर क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो बड़ा आसान है। हमें अपने करंट एसेट में से माइनस करना होता है इन्वेंट्री, और माइनस करना होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अपॉन करना होता है करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में आपका जो करंट एसेट था वो बेटा 5000 का है, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या कोई इन्वेंट्री है? हाँ जी सर इन्वेंट्री है, माइनस कर दो 1000 का। देखो क्या क्वेश्चन में कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है सर? तो इसको अपॉन कर दो बेटा जितना आपका करंट लायबिलिटी दी हुई थी। तो कितना आ गया? 5000 में से एक गया तो 4000, 4000 को 2 से डिवाइड करें तो आ गया 2.1। इसको भी बेटा 2:1 में दिखाते हैं। तो सर अभी मेरे को याद हो गया, पूरा याद हो गया कि अगर एग्जाम में से पूछेगा वो लिक्विडिटी रेशियो, तो मुझे दोनों रेशियो निकालने, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। और उसका जो आंसर आएगा किस फॉर्म में आएगा सर? वो प्योर फॉर्म में आएगा। अरे क्या कर देता हूँ मैं, वो किस फॉर्म में आएगा सर? सर वो आएगा प्योर फॉर्म में, ये होता है प्योर फॉर्म। और करंट रेशियो और क्विक रेशियो जो होगा वो भी प्योर फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलो सर ये था अभी कंसेप्ट वाली क्लास। अभी मैं आपको अगले कंसेप्ट भी कराऊंगा, फिलहाल के लिए इसको नोट करो, क्वेश्चन के लिए अगली बार करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। चलो नालायक बच्चों अभी देखना सॉल्वेंसी रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो जैसे आपने लिक्विडिटी रेशियो किया था ना कि वो शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी बताता है, दोस्त ये लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी बताता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी बताता है कि अगर बैलेंस शीट की डेट से आफ्टर 12 मंथ, मतलब आफ्टर 12 मंथ आपको किसी को पैसे देने हैं या आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास पैसे आने वाले हैं इन और जाने वाला है आउट, अगर आपका इन ज्यादा है और आपका आउट कम है, तो हम मानेंगे कि आप सॉल्वेंट हो। और कैसे सॉल्वेंट हो? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट हो आप। डन। तो ये रेशियो ये बताता है। लेकिन इसके अंदर कितने रेशियो कैलकुलेट करने दोस्त? इसके अंदर अपने को कैलकुलेट करने हैं 5 रेशियो बेटा। पहला रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और उसके बाद डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी देखो ये टेक्निकल नहीं है, अगर आपने बैलेंस शीट लर्न कर ली है, बैलेंस शीट के कंटेंट लर्न कर लिए हैं, तो आपको ये सब आसान लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सब। चलो सर सबसे पहले पहला देखते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है।
डेट इक्विटी रेशियो बहुत मुश्किल है याद करना। पहले तो आप ये नाम याद कर लो कि आपको नाम याद होना चाहिए कि अभी तक 2 रेशियो तो सर ने दे दिए लिक्विडिटी के अंदर, एक हेल्पिंग दे दिया, और यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ 5। पहले नाम याद करो, फिर इसके फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक। चलो सर, सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो बहुत मुश्किल होता है, बताऊँ क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। अरे सर ये तो सच में बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। देखो मैं आपको अंदर की भी चीजें कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा काम है कि मैं आपको किसी तरीके से रटवा दूं चीजें, ठीक। तो चलो सर, डेट इक्विटी रेशियो रट गया। चलो सर अब अगला देखना, टोटल एसेट टू डेट। ये तो बहुत मुश्किल है फॉर्मूला याद करना, क्योंकि इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन डेट। कैसा लगा? चलो सर जल्दी से ये 2 फॉर्मूले याद करो। चलो सर ये दो फॉर्मूले याद हुए। अब देखना सर, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है, ऊपर हम लोग रखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या रखा? शेयर होल्डर फंड। अगर आपने बैलेंस शीट याद की है तो आपको पता होगा कि शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें आती हैं बेटा। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? हाँ सही बोला, श्री राम, SRM, ठीक है सर। इसको आपको डिवाइड करना है टोटल एसेट से, इसको आपको डिवाइड करना है टोटल एसेट से। चलो सर 3 फॉर्मूले हो गए, आप 3 को याद करो। उसके बाद कहते हैं सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बेटा, ठीक। उसको डिवाइड हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या सीधा लिखूं तो मैं लिखूंगा EBIT अपॉन इंटरेस्ट। डन। आपको अभी तक 4 फॉर्मूले याद हो गए बेटा। आपको कितने याद हो गए? 4 वाला। अच्छा अब यहाँ पे देखना डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट टू डेट। अच्छा उसके बाद ये है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा? नहीं सर, ये ऐसे याद हो जाएगा, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। देखो अंदर की चीजें भी कराऊंगा, आपका क्या काम है पहले आप रट लो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का भी आधा मार्क्स मिलेगा बेटा आपको। आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का आधा मार्क्स मिलेगा, तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए पहले। अगर फॉर्मूला लर्न हो जाए तब आगे बढ़ना, जब तक लर्न नहीं होता कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो कि मुझे हाँ 7, 5 ये 2 लिक्विडिटी के और एक हेल्पिंग, टोटल 8 फॉर्मूला मुझे याद हुए हैं या नहीं हुए, पहले याद करो तब मैं आगे जाऊंगा। अब चलो अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो मेरे साथ चलो बेटा थोड़ा सा आगे। आज की क्लास में अब हम लोग देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। उसके बाद इसको करेंगे खत्म, डेट इक्विटी रेशियो। इसको देखना, अब से इसमें ना एक वर्ड आया है जिसका नाम है डेट। आप इसको इस नाम से याद रखोगे कि सर ये लॉन्ग टर्म डेट है, सर ये लॉन्ग टर्म डेट की बात करता है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म डेट। डन। बोलो याद रखोगे? हाँ जी सर, ये भी याद रखेंगे। आप इसको ऐसे भी याद रखना कि ये बात करता है नॉन करंट लाइबिलिटी की। अच्छा हाँ जी सर, ऐसे याद रखना कि डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होता है या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। जिस बच्चे ने बैलेंस शीट कर ली है उसको ये सब और ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो सर मुझे डेट याद हो गया बेटा, ठीक। अब जिस बच्चे ने बैलेंस शीट याद की है उसको पता है कि डेट में सर होता है एल डॉल, डेट में होता है सर एल डॉल, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक। ये 4 चीजें होती है। लेकिन जब आप यहाँ पे डेट निकालोगे ना दोस्त, तो आपको एल डॉल नहीं लेना, आपको ना अपने एल लगवाने हैं। कितनी बार? 2 बार। मतलब सर मतलब DO चला गया, अब बचा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट करते रहना दोस्त, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मैं अंदर का कंटेंट भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, पहले आप इसको नोट करो। चलो सर ये हो गया। अच्छा लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका है। सर क्या तरीका है बेटा? आपको ना एग्जाम में देके रखेगा वो आपको टोटल डेट, यहां पे लिखा है डेट, उसने एग्जाम में दे दिया है टोटल डेट। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेट का मतलब टोटल डेट होता है, नहीं सर, आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा करंट लाइबिलिटी, क्योंकि टोटल डेट का मतलब शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है,
और मैंने आपको क्या बोला, आपने को क्या लेना है, सिर्फ लॉन्ग टर्म लेना है। तो मैं अपने टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म डेट को माइनस कर दूंगा एसटीडी को, तो आ जाएगा हमारा डेट। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? तो इसको नोट करो जल्दी से बेटा। डन। अब जब नोट कर लो तो मेरे साथ अगली चीज देखना बेटा, अगली चीज जिसका नाम है इक्विटी, कि सर इक्विटी किसको बोलते हैं। उसके बाद तो हम लोग निकाल लेंगे। देखो सर इक्विटी किसको बोलते हैं बेटा, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। एक मिनट सर, एक मिनट, इसको देख के मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ आओ। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे डेट इक्विटी में नीचे लिखवाया था इक्विटी, और आप बोल रहे हो सर इक्विटी का मतलब ये होता है SHF, शेयर होल्डर फंड। तो सर यहाँ पे फॉर्मूले में, प्रोप्राइटरी के फॉर्मूले में आया था शेयर होल्डर फंड, तो क्या यहाँ पे हम इक्विटी नहीं लिख सकते? अरे मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है। लेकिन आप जब अपनी एनसीईआरटी देखो और टेक्निकली भी देखो ना, तो नाम यही लिखा हुआ है, तो आपको नाम यही लिखना, वो बात की बात है कि दोनों सेम होता है। ठीक, चलो सर, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो सर, नहीं हो रहा कंफ्यूज। तो सर इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है सर? शेयर होल्डर फंड में तो श्रीराम होता है, SRM। अब लेकिन आपके सिलेबस में बस SR है, तो सर क्या लेना है आपको? लेना है बेटा यहाँ पे शेयर कैपिटल, आपको यहाँ पे लेना है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसको नोट करोगे तो मैं इसकी और थोड़ी सी एनालिसिस कराऊंगा कि ये थोड़ा सा और आगे गया। इसको नोट करो तो एनालिसिस कराता हूं, जल्दी करो। अभी इक्विटी का आपने ये वाला फॉर्मूला देखा, थोड़ा सा हम इक्विटी को और एनालिसिस करते हैं। देखो सर इक्विटी में आपने हमें फॉर्मूला दे दिया, क्या इसका कोई और फॉर्मूला है? आपको क्या करना है, आपको टोटल एसेट में से, आपको टोटल एसेट में से अगर आप माइनस कर दोगे, टोटल एसेट में से अगर आप माइनस कर दोगे टोटल डेट, तो भी आंसर निकलता है, तो भी आंसर निकलता है। देखो टेक्निकली अगर आप मेरे साथ समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझना, अगर टेक्निकल होना चाहते हो मेरे साथ तो सर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट, और यहाँ पे लिखते हैं करंट एसेट। ध्यान से देखते रहोगे तो समझ में आता रहेगा। सर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे लिखते हैं करंट लायबिलिटी, फिर इसका टोटल लगाते हैं। देखना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा बेटा। मान लेते हैं ये है 200, ये है 100, तो यहाँ आया 300, और इसको मान लेते हैं ये है 100, 100 और 100, आंसर आया 300। लेकिन आपको पता है इस वाले 300 को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले 300 को हम लोग बोलते हैं टोटल एसेट, और इस वाले 300 को हम लोग बोलते हैं टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। डन। अच्छा, अब क्योंकि मुझे इक्विटी निकालना है, और इक्विटी किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना शेयर होल्डर फंड कितना है सर? शेयर होल्डर फंड तो है 100, सर शेयर होल्डर फंड है 100। डन। तो इसका मतलब इक्विटी कितना आना चाहिए सर? इक्विटी आना चाहिए 100, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से आप निकालोगे तो कैसे आएगा? टोटल एसेट कितना आ जाए? 300। चलो सर 300 माइनस करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे माइनस। बोला टोटल डेट, मैंने आपको बताया था टोटल डेट क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, दोनों को ऐड करके आता है टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी आ गया 200, तो भी आंसर कितना? 100। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए ना आपको ये वाली एनालिसिस आनी चाहिए। अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको ये समझना जरूरी है, वरना फिर रटने वाली बात हो जाएगी। ठीक, चलो सर, लेकिन मैं इसके लिए भी यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आया किसके लिए हूँ? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाने के लिए आया हूँ। सर डिटेल में कैसे? अभी डिटेल में देखना दोस्त, ये जो मैं मिटा रहा हूँ ये आपकी कॉपी में कहीं ना कहीं नोट होना चाहिए, नहीं होगा तो बाद में दिक्कत होगी। चलो सर, अब यहाँ पे देखना, इसका फॉर्मूला एक और आया। वो फॉर्मूला कहता है नॉन करंट एसेट, ध्यान से, प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब जरा इसको एक बार चेक करें। आओ सर चेक करते हैं दोबारा। सर नॉन करंट एसेट का मतलब तो नॉन करंट एसेट ही होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब आपने ना लिक्विडिटी में सिखाया था कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, और माइनस एनसीएल तो एनसीएल होता ही है। ठीक, इसको जरा खोलो तो क्या खुला? एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल माइनस एनसीएल। ठीक है,
बेटा अब इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखूंगा तो क्या बनेगा सर, यही बनेगा ना टोटल एसेट। एनसीए प्लस सी होता है टोटल एसेट, और माइनस माइनस क्या होता है दोस्त, प्लस होता है। तो प्लस होके वो क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा एनसीए, एनसीएल और सीएल टोटल डेट बन जाता है सर, माइनस। तो देखो ये पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आ गया, हाँ जी सर ये आ गया। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए सब फॉर्मूला कहलाएंगे कि इसके 4 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले, 15, इसके 50 फॉर्मूले भी निकलेंगे। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है, आप इसको नोट करो, उसके बाद मैं वो बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करो पहले जल्दी से, जल्दी से इसको नोट करोगे तो फिर मैं आपको अगली चीज बताऊंगा, जल्दी नोट करो। चलो सर, अगर नोट हो गया तो अब अगली चीज देखना सर, इक्विटी का एक और फॉर्मूला देखना। अरे सर क्या कर, अरे नहीं काम आसान कर रहा हूं आपका यार। सर इक्विटी का जो आपने मुझे फॉर्मूला दिया ना, वो आपने हमें फॉर्मूला दिया है टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। लेकिन सर आपने एक और फॉर्मूला दे दिया है जहां पे आपने बोला है एनसीए नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस एनसीएल। हाँ जी बेटा, लेकिन अब यहाँ पे देखना सर, आपको पता है एनसीए के अंदर पंडलो आता है। अब ये पंडलो क्या है दोस्त, अरे पंडलो का मतलब हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एन का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी का मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट, एल का मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और वो का मतलब अदर। लेकिन आपका जब सिलेबस बनाना, पता है सिलेबस में क्या बोला, बोला कि आप इसको काट दो, आप इसको मत लो, और यूजुअली ये डी वाला यूज हो नहीं रहा, लेकिन अगर होगा तो अलग बात है। लेकिन ये तो आपके सिलेबस से आउट है, ये आपके सिलेबस से आउट है। तो फॉर्मूला क्या बना सर, फॉर्मूला बनेगा पीएनएल प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस एनसीएल। अब एनसीएल में भी मैंने आपको बोला कि सर इसमें तो एल डॉल है। अब जैसे यहाँ पे ओ कटा, यहाँ पे भी ओ कट गया सिलेबस से, और डी अगर है तो लेना वरना नहीं लेना। तो फॉर्मूला क्या बनता है सर, फॉर्मूला बनता है पीएनएल, लिखना नहीं है एग्जाम में, मैडम को नहीं पता पीएनएल का मतलब, वो तो आपको समझा रहा हूं, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस डबल एल। डन, बोलो समझ में आया। मतलब ये अंदर की डिटेल बता रहा हूं, जिस बच्चे ने याद किया उसने तो पूरा पंडलो याद किया हुआ है, लेकिन भाई यहाँ पे से पीएनएल आएगा। जिसने नॉन करंट लायबिलिटी याद की उसने तो पूरा एल डॉल याद किया हुआ है, लेकिन आएगा सिर्फ डबल एल। डन सर, तो मैंने आपको आज वाली क्लास में क्या क्या करा दिया, मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो करा दिया, उसके अंदर 2 और एक हेल्पिंग, 3 हो गए। उसके अलावा मैंने आपको सॉल्वेंसी के अंदर ये बता दिया कि टोटल 5 फॉर्मूले हैं। उस 5 फॉर्मूले का पहला फॉर्मूला जो है डेट इक्विटी, मैंने आपको वो भी समझा दिया आज वाली क्लास में। ठीक, मैंने प्रैक्टिकल कोई नहीं करवाया, लेकिन मैंने आपको समझा बहुत सारी चीजें दी है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन, इस इनके बेसिस पे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा कि डेट किसको कहते हैं, इक्विटी किसको कहते हैं, उसके अंदर के कंटेंट को। लेकिन अगर आपने बैलेंस शीट वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास के लिए बस यहाँ तक, थैंक यू। स्टॉप कर दे भाई।